हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईबी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ से। इस वीडियो के अंदर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस और उसके बाद ईपी रोयप्पा का केस और मनिका गांधी का केस, ये सारे केस लॉस के तहत और इसके लास्ट में एक्सेप्शन, ये सब हम कवर करेंगे आर्टिकल 14 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्डिंग्स हैं जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं वो है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि तीन चीज़ें हैं जिसपे, चार चीज़ें जिसपे आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। पहला कि वर्ड स्टेट यूज़ हुआ है, दूसरा किसको ना डिनाई करे, एनी पर्सन को, तो एनी पर्सन यूज़ हुआ है, और तीसरा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और चौथा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन चार टर्म्स को समझना है और अपना आर्टिकल कंप्लीट। पहला है स्टेट। स्टेट वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एज पर आर्टिकल 12 हमने पढ़ा था, तो इसीलिए स्टेट वर्ड यूज हुआ है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, अब यहाँ पर वर्ड सिटीजन भी मेंशन कर सकते थे, एनी पर्सन क्यों किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंशन क्या था कि दिस आर्टिकल शुड शैल अप्लाई टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, नेचुरल पर्सन्स एंड लीगल पर्सन्स, क्योंकि यहाँ पर द टर्म एनी पर्सन इज अ वेरी वाइडर टर्म विच इंक्लूड सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, नेचुरल पर्सन्स एंड लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन में कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन सब आ जाता है। तो इसीलिए इक्वालिटी की जब बात करी जाएगी तो वहाँ पर एम्बिट बहुत वाइड है, वहाँ वो इट इज़ नॉट मियरली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स। तो ये हो गया एनी पर्सन। अब उसके बाद जो दो टर्म है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो सबसे पहले है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है, इसको ब्रेक करके समझो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सबसे पहले लॉ है, उसके बिफोर मतलब उसके नीचे इक्वालिटी होना चाहिए। तो लॉ विल रूल एवरीथिंग। तो लॉ के नीचे लॉ इज अबव ऑल, तो यहाँ पर लॉ के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब समानता से साथ ट्रीटमेंट होगा उनका। तो देयर इज नो बडी अबव लॉ। तो ये दिस कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि लॉ का रूल होगा, राज किसका चलेगा? लॉ का चलेगा, और लॉ के तहत सबको समानता के नज़रिए से देखा जाएगा, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा। एंड दिस थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी एंड इन यूके। तो ये पूछा जाता है प्री में, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि किसके द्वारा प्रोपाउंडेड है? एवी डाइसी के द्वारा। इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। क्यों? बिकॉज इट इम्प्लाइज द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बोलता है कि किसी भी तरह का कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं देना है, लॉ के सामने सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और गिविंग एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। नो पर्सन इज अबव लॉ। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन कम्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। क्यों है ये पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा। यहाँ पर जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, और जो लोग अनइक्वल हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे कि एक पर्सन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक पर्सन है जो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो आप ये तो डिफरेंट लोग हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए आप वेलफेयर स्कीम्स ला के उसको अबव पॉवर्टी लाइन के पैरिटी पे ला सकते हो, ठीक है। बट अगर दो पर्सन ऑलरेडी अबव पॉवर्टी लाइन है तो उन दो में से फिर आप किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट दो और एक को ना दो, वो फिर अनफेयर हो जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। बट अगर किसी कोई एक पर्सन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक अबव पॉवर्टी लाइन है, तो क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल्स हैं, तो अनइक्वल्स को इक्वल लाने के लिए यू कैन गिव स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेजेस। जैसे कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को राशन कार्ड बनता है उनका, और उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सब क्यों होता है? वो आर्टिकल 14 को वायलेट क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की पॉजिटिव कंसेप्ट में फॉल कर रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स द पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड शैल बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब शैल बी ट्रीटेड इक्वली। जो सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड है मतलब जो लोग वेल ऑफ हैं उनको, वो सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड है तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड लॉ में गिव स्पेशल प्रिविलेजेस और ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स। जो अनइक्वल्स हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जा सकता है, जैसे कि रिजर्वेशन दिया जाता है टू सो एज टू ब्रिंग द SC/STs ऑन पैरिटी विद जनरल क्लास ऑफ पीपल। तो इसलिए वो स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पर आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की टर्म्स में आ जाते हैं, इसीलिए वो वायलेट नहीं करता, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता है। तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब लेकिन ये क्वेश्चन आया कि आप चलो ठीक है SC/ST हैं तो रिजर्वेशन दे दो, बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वेलफेयर स्कीम दे दो, क्योंकि अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट करना अलाउ कर दिया है। लेकिन किस सीमा तक, किस एक्सटेंट तक कर सकते हो? ऐसे तो आप, जैसे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस वोट बैंक के चक्कर में, वो वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए वो तो आर्बिट्रेरी लॉज बना के और SC/ST और मतलब अनफेयर पॉलिसीज ले आएंगे, जिससे कि डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकती हैं वो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के एम्बिट में
वो इतना ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे कि वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा जनरल क्लास ऑफ पीपल के लिए। तो वो किस एक्सटेंट तक अलाउ किया जाए? सो द क्वेश्चन सून रेज एज टू विच एक्सटेंट द स्टेट कैन फ्रेम लेजिस्लेशन देयर बाय गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टन कैटेगरी ऑफ पर्सन। किस सीमा तक स्पेशल ट्रीटमेंट देना परमिट रीजनेबल माना जाएगा और वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करेगा, ये सवाल उठा। अब इस सवाल को रिजॉल्व किया गया 2-3 केस लॉ के तहत। सबसे पहला केस जो कि वेरी फेमस केस लॉ है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के अंदर क्या हुआ, 2 प्रिंसिपल लिस्ट डाउन किए गए, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस बिटवीन डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट sought to be achieved. In this case, court prohibited class legislation but allowed reasonable classification of person. तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि क्लासिफिकेशन अगर रीजनेबल है, मतलब आप किसी को भी अगर अनइक्वल्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हो तो आप पहले क्लासीफाई करोगे पर्सन को, किसी बेसिस पे क्लासीफाई करोगे ना, तो पर्सन को क्लासीफाई करोगे और फिर उसके बाद जो पर्सन आपको दिख रहा होगा अनइक्वल है उसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, यही क्राइटेरिया है। तो अब इस क्राइटेरिया में रीजनेबिलिटी कैसे समझ में आएगी, किस एक्सटेंट तक आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो, ये कैसे पता चलेगा? तो कोर्ट ने उसके लिए बताया गया कि फॉर अ क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल इट मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस। जब आप क्लासीफाई करोगे एक अनइक्वल्स को कि किसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है किसको नहीं देना है, वो क्लासिफिकेशन तब रीजनेबल माना जाएगा अगर वो ये 2 पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। पहला है क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, कि आपने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। अच्छा, आपने बिलो पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन पे क्लासीफाई किया है या एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है वो दैट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। ठीक है, तो डिफरेंस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ये पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पार्लियामेंट कैन नॉट जस्ट फ्रेम लॉस टू हेल्प द ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस पे वो उठा के नहीं बोल सकता कि चलो ये 100 लोगों के वेलफेयर के लिए अपन एक लॉ बना देते हैं, ये हमको अनइक्वल लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद जो उन्होंने डिफरेंशिया कर दिया, मतलब डिफरेंस कर दिया, अब अनइक्वल्स को डिफरेंटली मतलब अनइक्वल्स को डिफरेंट कर दिया इक्वल से, तो उस केस में फिर क्या होगा, अब उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाओगे या स्पेशल प्रिविलेजेस दोगे या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, तो वो ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेजेस जो आप दे रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या आप अगर बिलो पॉवर्टी लाइन आपका डिफरेंस आपने जो डिफरेंशिएट किया है वो अगर मनी के बेसिस पे किया बिलो पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन, या आपने सोसाइटल स्टेटस के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि अगर SC ST हैं तो आपका ऑब्जेक्ट है कि उनको अपलिफ्ट करना है ना, तो ये अपलिफ्टमेंट का ऑब्जेक्ट और वो जो डिफरेंस है सोसाइटल स्टेटस के बेसिस पे, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन आपने मॉनेटरी बेसिस पे तो डिफरेंशिएट कर दिया और फिर आप उनको दे रहे हो सोसाइटल स्टेटस के लिए वेलफेयर स्कीम्स, तो अब आप उनको उनके फेवर में लॉज ला रहे हो जो कि उनको सोसाइटली अपलिफ्ट करें, बट आपने डिफरेंशिएट किया था मनी के बेसिस पे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मनी के बेसिस पे किया है तो मॉनेटरी रिलीफ दो उनको, और अगर आपने सोसाइटल स्टेटस के बेसिस पे दिया है तो फिर आप उनको जॉब में एम्प्लॉयमेंट और इन सब में रिजर्वेशन दो। तो ऐसे वो डिफरेंस एंड ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव के बीच में नेक्सस होना चाहिए, तो इस तरह से फिर वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल माना जाएगा। देन रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का केस आया जिसमें बोला गया कि अ सिंगल इंडिविजुअल में आल्सो बी अ क्लास इन हिमसेल्फ एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैन बी ऑन एनी बेसिस बट नीड नॉट बी परफेक्ट। इसमें बोला गया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस नहीं है कि आप इस बेसिस पे करोगे तो क्लासिफिकेशन रीजनेबल माना जाएगा, नहीं, इट कैन बी ऑन एनी बेसिस बट इट नीड्स टू बी परफेक्ट। वो परफेक्ट कब होगा? जब वो ऊपर दिए गए अनवर अली सरकार के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल एक्सेस। अब इसके बाद आते हैं ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। सुप्रीम कोर्ट हैज अडॉप्टेड अ न्यू अप्रोच फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन दिस केस ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडेड दैट इन एडिशन टू द ओल्ड टेस्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल एक्सेस का जो अनवर अली सरकार के केस में गाइडलाइन दी थी, वो कंडीशन को फुलफिल करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अब जो आप लॉ बना रहे हो स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने के लिए, तो दैट लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी इन नेचर। ये एक आर्बिट्रेरीनेस का जो कंडीशन है वो तीसरा ऐड हो गया, मतलब कि अगर आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत स्पेशल प्रिविलेज या ट्रीटमेंट देना है और ऐसा कोई लॉ बनाना है टू प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेज और ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स टू ब्रिंग देम ऑन पैरिटी विद इक्वल्स, तो उसके लिए 2 कंडीशन अनवर अली सरकार वाली और द लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी एज पर ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वान एनिमीज। एंड दिस वाज सेम अपहेल्ड इन द केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि आर्टिकल 14 में अगर आप लॉ बना रहे हो तो वो डिस्क्रिमिनेटरी तब नहीं माना जाएगा अगर वो आर्बिट्ररी नहीं है, तो अगर वो आर्बिट्ररी है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन टू राइट ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है इक्वालिटी बिफोर लॉ है जिसमें नेगेटिव कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है पॉजिटिव कंसेप्ट कि चलो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन
इसके भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें इक्वलिटी अप्लाई नहीं करती, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं करता। पहला, अंडर आर्टिकल 361 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग और अरेस्ट वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये स्पेशल प्रिविलेज मिला, यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी अप्लाई नहीं करता। फिर उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर आफ्टर गिविंग 2 months प्रायर नोटिस। ये 2 months प्रायर नोटिस की कंडीशन इंपोज हो गई है। ये 2 months प्रायर नोटिस की कंडीशन सीपीसी में भी हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर 2 months प्रायर नोटिस देना होता है अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हो तो ये स्पेशल प्रिविलेज है। सिविल प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट कर रहे हो तो पहले 2 months प्रायर नोटिस दो। फिर थर्ड है एक्सेप्शन, एमपी एमएलए एमएलसी शैल नॉट बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट और वोट गिवन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एमपी एमएलए एमएलसी जो अपने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वोट देते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट्स में या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे उनको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है कि इम्यूनिटी इज एंजॉयड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाय यूएन एंड इट्स एजेंसीज, फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स एंड सोवरेन्स। इनको इम्यूनिटी मिली है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, मतलब कि दे आर इम्यून, इनके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट हो सकती। तो दीज आर द एक्सेप्शन जहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं करता है। तो इस तरह आर्टिकल 14 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो होता है डिस्कस द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट द एक्सेप्शंस टू इट आल्सो। ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा समझाओगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, पॉजिटिव कंसेप्ट, नेगेटिव कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, उसमें केस लॉस दोगे और फिर एक्सेप्शन दे दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय, थैंक यू।